गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो हमारी जो बुक है वो थोड़ी डल है ना। जो लाइंस है, लैंग्वेज है, वो भी काफी ज्यादा हार्ड है और क्रोनोलॉजी भी बहुत डिफरेंट तरीके से दी गई है कि जो टॉपिक बाद में आना चाहिए उसको पहले पढ़ा देते हैं, ऐसे मिक्स मैच करके दिया हुआ है, राइट। तो सबका सोल्यूशन है जो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो नोट्स है बच्चे वो इस तरीके से बनाए गए कि पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर पाओ कि अच्छा पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था और फिर ये हुआ था, राइट। अब ये नोट्स मिलेंगे कहां पे? ये नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, ठीक है। तो क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं, हम थ्योरी के अंदर भी इस तरीके से पढ़ेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। हर एक टॉपिक को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, फिर उसके पॉइंटर्स और फिर उन पॉइंटर्स के भी छोटे छोटे पॉइंट्स। बहुत सिंपल तरीके से पीपीटी को बनाया गया है, ठीक है। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद ही करके जाना है और हम इसी वीडियो के अंदर याद करके जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सुंदर तरीके से कंटेंट को बनाया गया है। जरूर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अब चैप्टर का जब हमने पहली स्लाइड खोली तो हमने देखा कि 600 बीसीई से लेकर के चैप्टर के नाम में भी है कि 600 सीई तक का पढ़ना है। अब बीसीई और सीई में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा है, देखो ये एक टाइमलाइन है जिसके ऊपर जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ ईयर है ना, हमने उसको 0 मान लिया है, राइट। अब इस 0 से पहले जितने भी इवेंट्स हुए उनको हम बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, ठीक है। और ये रिवर्स में चलता है, 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, इस तरीके से, राइट। और जो इसके बाद में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम बोलते हैं एडी, यानी एनो डोमिनी। ये सही काउंटिंग चलती है 1 2 3 4, लेकिन वो वाली रिवर्स में चलती है, ठीक है। तो यानी क्रिस्ट के बर्थ से पहले, जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले जो भी इवेंट्स हुए उनको बीसी बोलेंगे और जो उनके बाद हुए उनको एडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूरी जो स्टोरी है 600 बीसी से लेकर के 600 सीई तक का आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि उस टाइम की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, राइट, उस टाइम का स्टेट स्ट्रक्चर कैसे था, ठीक है। तो इससे पहले भी हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर का रिकैप करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 3500 से लेकर के 1300 बीसी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है भैया। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था, वो डिग्रेड हो गई थी। अब उसको लेकर के दो थ्योरीज थी। पहली थी कि या तो कोई एनवायरमेंट वो आ गया था, डिजास्टर, या तो बाढ़ आ गई थी या सूखा पड़ गया था कि लोग चले गए या मर गए, ठीक है। दूसरा ये था कि आर्यंस आ गए थे और उन्होंने इन्वेड कर लिया था, राइट। अब आर्यंस आए थे ये कंफर्म्ड है, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने आकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ उनकी मार कुटाई हुई, उन्होंने उनको मारा या कुछ किया, उसका हमें नहीं पता, लेकिन आर्यंस आ गए थे। तो जब आर्यंस आ जाते हैं तो उस फेज को 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक कहते हैं ऋग्वैदिक फेज, ठीक है। और उसके बाद 1000 से लेकर के 600 बीसी तक होता है लेटर वैदिक एज। ये दोनों ही हमें नहीं पढ़ना है, हमारी क्लास 12 की हिस्ट्री में नहीं है, इसके बाद का हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन चैप्टर हमारा कनेक्ट यहीं से होगा, ठीक है। जैसे ऋग्वैदिक फेज जो था इसके अंदर केटल रियरिंग होती थी, वहीं लेटर वैदिक फेज के अंदर एग्रीकल्चर होने लग गई थी, क्योंकि उस टाइम तक आयरन डिस्कवर कर लिया था। अब आयरन डिस्कवर कर लिया तो बहुत सारे टूल्स बन गए और एग्रीकल्चर करने में और भी ज्यादा आसानी हो गई, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे यार एग्रीकल्चर तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी होता था ना, लेकिन वो पूरी की पूरी जो सेटलमेंट थी वो एक्सटेंड हो गई थी, रीजन हमें नहीं पता। उसके बाद समहाउ दोबारा नए तरीके से नए लोग आए थे और वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे थे, राइट। अच्छा, अब उसके बाद ये जो ऋग्वैदिक फेज में लोग जो थे वो एक जगह पे सेटल नहीं होते थे, वो घूमते रहते थे। केटल्स थी उनके पास, आज इस जगह पे आज उस जगह पे, इस तरीके से वो घूमते रहते थे। वहीं लेटर वैदिक फेज के अंदर आकर के लोग सेटल हो गए थे, तो उसको जनपद बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे किंग का, स्टेट का कॉन्सेप्ट आने लगा, जो हमें आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहां से आ गया था। डिटेल में हम आज पढ़ेंगे कि अच्छा उसके बाद क्या क्या हुआ, राइट। यहाँ पे ऋग्वैदिक फेज के अंदर जो काम का डिविजन था वो वर्क के बेसिस पे होता था, राइट। ऑन द अदर हैंड लेटर वैदिक फेज के अंदर जो डिवीजन था वो धीरे धीरे बर्थ और कास्ट के बेसिस पे होने लग गया था। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमें सेम यही जो टाइम फ्रेम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, 600 बीसी से लेकर के 600 सीई तक का जो टाइम फ्रेम आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में हम पढ़ेंगे कास्ट को, बर्थ को, इन सारी चीजों को, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा नहीं उसको लिंक करोगे तो आप आगे वाले चैप्टर्स को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये दो फेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्यंस आ गए, पहले हो गया ऋग्वैदिक फेज और दूसरा हो गया लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वैदिक में वो रोम अराउंड करते थे, लेकिन लेटर वैदिक के अंदर आकर के वो सेटल हो गए तो उसको बोला गया जनपदा। यानी जब अ ग्रुप ऑफ पीपल, भले ट्राइब है, क्लैन है,
वो सेटल डाउन हो गए, दे सेट देयर फुट, अपने पद उन्होंने जमा लिए, कहीं पे सेटल हो गए हैं, राइट, जनपदा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है महाजनपदा का, जो आज हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, राइट। जनपद जब वो सेटल हो गए और जब धीरे धीरे एक स्टेट का स्ट्रक्चर बना, राजा का कॉन्सेप्ट आने लगा, इकोनॉमी बनी, ब्यूरोक्रेसी बनी, खुद की आर्मी बनी, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बना, तो वो जनपद पावरफुल होते चला गया और वो बन गया महाजनपद, एक बड़ा जनपद बन गया, ठीक है, जिसके पास अब सारी चीजें है ना। तो जनपदा का टर्म का यूज हमें प्राकृत और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रफली अगर हम बोले कि 600 बीसी से पहले और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, तो ये कुछ 4-5 चेंजेस हमें देखने को मिले कि सबसे पहले तो हमें मेगालिथ, यानी ये जो स्टोन स्ट्रक्चर है इसको बोला गया है मेगालिथ। हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लोगों को बरी कर दिया जाता था, कुछ खास हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिली नहीं थी, लेकिन उसके बाद के जो लोग आने लगे वो लोगों को बरी करते थे, साथ में उनके साथ में आयरन टूल्स और वेपन्स को भी बरी करते थे और वहां पे एक ऐसा स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते थे, ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन अब वो लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लग गए थे। तो एक तो चेंज था कि जो उनकी बरियल प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर हमें चेंज देखने को मिला। दूसरा, अब हमें यहाँ इस फेज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, क्योंकि यहां से हमें कुछ रिटन टेक्स्ट मिले, ऋग्वेद्स मिले हैं, राइट, जो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने कंपोज किए थे, तो उन्होंने लिखे थे एंड उसको हम डेसिफर भी कर पाए थे। तो हमारे पास ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक दोनों ही फेजेस की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें एक रिटन अब जो चीज है उसका हमारे पास एविडेंस प्रॉपरली है, हम उसको डेसिफर भी कर पा रहे हैं, जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे नहीं कर पाए थे, ठीक है। तीसरा, एग्रीकल्चर सेटलमेंट, नई टाइप की फार्मिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, डक्कन प्लेट्यू में भी, सदर्न इंडिया के अंदर भी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब हमें देखने को मिल रहा था कि अलग अलग जगह पे लोग सेटल डाउन हो गए हैं और वहां पे वो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। तो 600 बीसी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 600 बीसी का टाइम है ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद काफी सारे अर्ली स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए थे, जनपद, महाजनपद, बहुत सारी सिटीज एग्जिस्टेंस में आई थी और धीरे धीरे आयरन का यूज बढ़ गया था, कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आने लगे थे, यानी मनी का कॉन्सेप्ट यहां पे अब आने लगा था, ठीक है। और इस सारे फेज को पढ़ने के लिए हिस्टोरियंस के पास क्या क्या है, इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर क्रेव करके कुछ भी चीज लिखी जाती है, पत्थर हो गए, दीवार हो गए या कुछ भी, कोई भी हार्ड सरफेस, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, राइट। इसके अलावा बहुत सारे टेक्स्ट हमें मिले हैं, कॉइन्स हमें मिले हैं और बहुत सारा विजुअल मटेरियल मिला है, जिससे हम उन सब चेंजेस को स्टडी कर पाए हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन अडेप्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस थे, ये जो शिफ्ट हुआ कि एक अर्बन हड़प्पन कल्चर से, अर्बन सिटीज तो वहां पे भी एग्जिस्ट करती थी ना, मोहनजोदारो के अंदर थी बहुत सारी सिटीज, मोहनजोदारो खुद एक सिटी था, बहुत सारी हड़प्पन साइट्स थी जो सिटीज थी, राइट। लेकिन अब जो सिटीज का स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स हो गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि क्या वहां पे राजा था, क्या वहां पे मोनार्की थी, कि क्या वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें राजा के कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, हमें आर्मी के कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, हमें ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, हमें कॉइन्स आ गया है, ट्रेड को लेकर के सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है और बहुत सारे वॉर्स के कंसिक्वेंसेस भी हमें आगे देखने को मिलेंगे, सॉरी एविडेंसेस, मैंने कंसिक्वेंसेस बोल दिया, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे और यहां से क्वेश्चन आता भी है कि क्यों 6th सेंचुरी बीसी को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे डिफरेंसेस यहां पे देखने को मिले थे और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स अब आने लगे थे, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया है, यहां से क्वेश्चन आता रहता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, 6 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ऑफिशियली अगर हम चैप्टर के पहले टॉपिक पे चलते हैं तो दैट इज प्रिंसिप एंड पीआरसी। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा है जिससे हमें इस फेज के बारे में पता चलता है। तो इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, मौर्यन एम्पायर। स्पेलिंग गलत लिख रही हूं, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा डेटा है। मौर्यन एम्पायर को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही है कि एपिग्राफी होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, राइट। तो जब जेम्स प्रिंसिप करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर हुआ करते थे, तो उन्हें मौर्यन एम्पायर की बहुत सारे ऐसे जो टेक्स्ट थे या डेटा था वो ब्रह्मी और खरोस्ती लैंग्वेज में था, उसको डेसिफर किया था, राइट। स्क्रिप्ट हमारे पास हड़प्पा में थी, हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए थे। यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी उसको डेसिफर करने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसिप ने किया था। और उसके बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में पता चली थी कि मौर्यन एम्पायर कैसा था, कैसा उनका स्ट्रक्चर था, कैसे वो इतना बड़ा हुआ। तो सारी स्टोरी हमें वहां से देखने को मिलती है, राइट। तो प्रिंसिप ने बताया कि अब हमें डेटा जो मिलता है, राइट, लास्ट टॉपिक भी जो है वो ये है कि इस डेटा को मिल तो गया लेकिन उसको समझना और भी ज्यादा बहुत मुश्किल काम है। अब यहां पे बात होती है राजा अशोका की।
ठीक है। अब कुछ जो टेक्स्ट है उसके अंदर राजा अशोका को पियादसी लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट के अंदर सीधा का सीधा अशोका लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट के अंदर उनका नाम अजातशत्रु लिखा गया है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो डेसिफर किया है, ये जो इसको समझा है ना। अब समझा कैसे है वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट इट इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर किया है। तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप के रोल के बारे में बताया गया है। ठीक है, जब हम लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। एनीवेज आगे चलते हैं। तो यहां से अब हमारा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, द अर्लीस्ट स्टेट 16 महाजनपदास। 16 महाजनपद के बारे में हमें पढ़ना है। तो 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड लगभग 16 कुछ बड़े लार्ज महाजनपद ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ गए थे। हमने पढ़ा था लेटर वैदिक फेज के अंदर जनपद बन गए थे, जनपद धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो कुछ 16 बड़े महाजनपद हमें देखने को मिल रहे होते हैं। अब ज्यादातर जो ये महाजनपद थे यहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी, है ना, राजा का रूल हुआ करता था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहां पे अलिगार्की होती थी, यानी गना या फिर संघ होते थे। फॉर एग्जांपल वाजी मला, यानी यहाँ पे एक बंदा कोई रूल नहीं करता था, मोनार्की नहीं होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करते थे, रूल करते थे। ठीक है, अब ये जितने भी जो महाजनपद होते थे इनकी खुद की एक कैपिटल सिटी होती थी जो फोर्टिफाइड होती थी, यानी धीरे धीरे इनके बिटवीन भी दुश्मनियां होने लगती है, लड़ाई होने लगती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोर्ट्स बनाने लग गए थे। ठीक है, और इसके अलावा अब यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज इनको चाहिए होते थे, आर्मीज इनको रखनी होती थी, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनने लग गया था, क्योंकि अब राजा है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब किंगडम के अंदर टैक्स कलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, साथ के साथ ये आसपास अपने नेबर्स को रेड भी करते थे। ठीक है, और अपनी एक अच्छी खासी आर्मी को मेंटेन करके रखते थे। और ये जो रेड का कॉन्सेप्ट था ये लीगल तरीके से माना जाता था, बिकॉज इसका ये एक तरीका था वेल्थ को गेन करने का और अपने जनपद को और भी बड़ा करने का। राइट, तो पहले थे जनपद, कब थे, लेटर वैदिक फेज के अंदर। ठीक है, और 600 बीसी तक आते आते कुछ हमारे पास 16 बड़े महाजनपद बन जाते हैं। और महाजनपद भी क्या करते थे, खुद की कैपिटल सिटीज होती थी जिनको ये फोर्टिफाई करके रखते थे, खुद का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता था, अपनी आर्मी रखते थे। और इन महाजनपद या फिर बाकी और जो छोटे जनपद एग्जिस्ट करते थे उनके बीच में भी आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, एक दूसरे को रेड भी करते थे अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब कुछ जो जिनके पास अच्छा खासा रिसोर्स था, अच्छा खासा पैसा होता था, ऑलरेडी वहां पे वेल्थ होता था, तो उनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी। वहीं कुछ जो छोटे जनपद या महाजनपद होते थे वो अपने जो मिलिटेंट्स होते थे, पीजेंट्स जो होते थे सॉरी, उन्हीं को ही एज अ आर्मी यूज कर रहे होते थे एट टाइम्स ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 5 फीचर्स बताने हैं महाजनपद के, वो हम पढ़ के आ चुके हैं, आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, और ये मैप है, मैप के ऊपर हमारे 16 महाजनपद के नाम भी लिखे हुए हैं, आप पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट अमंग द 16 मगधा। तो 4 बड़े अगर हम देखते हैं, महाजनपद के बीच में भी अब कंपटीशन चल रहा है, फिर 4 हमारे पास कुछ महाजनपद होते हैं जो बहुत पावरफुल दिख रहे होते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल बन के निकल करके आता है मगध। ठीक है, तो मगध की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, प्रेजेंट डे जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पटना गया, नालंदा, इन सब एरिया के अराउंड वो सराउंडेड था, अच्छा खासा बड़ा ये किंगडम हुआ करता था, और ये सबसे पावरफुल महाजनपद हमारा रहा है। अब कौन से ऐसे रीजंस थे, यहां से क्वेश्चन आ रहा होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे विच वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रोथ, कि इतनी ग्रोथ हुई तो कैसे हुई। सबसे पहला यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार वाला रीजन है, यूपी वाला रीजन है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता था। ठीक है भैया, अब आज के टाइम का जो झारखंड है वो एरिया भी इसके कब्जे में आता था, तो वहां पे बहुत सारे आयरन ओर होते थे, बहुत सारी कॉपर डिपोजिट होती थी। राइट, तो इससे इसको वेपन्स भी बन रहे थे, टूल्स भी बन रहे थे, तो रिसोर्सेज की भरमार थी यहाँ पे, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है और रिसोर्स और मिनरल भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पास में ही एक बहुत बड़ा जंगल था जहां से बहुत सारे एलिफेंट्स मिल जाते थे अपनी आर्मी के लिए। राइट, उस टाइम पे तो ये मिसाइल्स थोड़ी ना होती थी, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, इन्हीं सबसे आपकी आर्मी बन रही होती थी, इन्हीं सबसे आपकी स्ट्रेंथ बन रही होती थी। एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करना है तो इन्हीं एनिमल्स को यूज किया जाता था। ठीक है, अब गंगा रिवर भी यहीं पे पास में थी, तो कम्युनिकेशन के लिए या ट्रेड के लिए बड़ी आसानी हो गई, है ना। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो फटाफट आप रिवर के सहारे जा पा रहे हो। ठीक है, अब इस राज्य के अंदर सिर्फ रिसोर्सफुल होना नहीं होता, आपके पास एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, एक एम्बिशियस किंग भी होना चाहिए, जैसे बिम्बसरा था पहले जिसने नंदा डायनेस्टी चलाई है। राइट, फिर अजातसु यानी अशोक, किंग अशोक का नाम है। राइट, तो ये आए, और इसके अलावा बहुत सारे स्किल्ड मिनिस्टर्स भी थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो मगधा था ये इतना पावरफुल बन पाया। पहले इसकी कैपिटल राजगह राजगीर के अंदर होती थी, बाद में इसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना के अंदर ला दिया गया ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन। बहुत मिड ऑफ द उसमें बनती थी, तो पूरे जो एम्पायर था या पूरा जो भी महाजनपद था उसको रूल कर पाना इजी हो गया था। राइट, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि अच्छा इतना पावरफुल क्यों हुआ। अब देखते हैं इसके अलावा
विद टाइम यहाँ पे नए आइडियाज भी आने लगे थे एग्जिस्टेंस में, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, काफी लोग इनको अडॉप्ट भी करने लगे थे। कुछ संस्कृत टेक्स्ट जो थे जैसे धर्मसूत्रा, उसके अंदर वो सारे नॉर्म्स लिखे हुए थे रूलर्स को लेकर के, या टैक्स कलेक्शन कैसे होगा उस सबके रूल रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे हुए थे, उसके भी हमें काफी सारे एविडेंसेस यहाँ से देखने को मिले, राइट। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो महाजनपद रहे हैं, राइट। कि पहले छोटे छोटे जनपद एग्जिस्ट करते थे, छोटे छोटे स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो साथ में मिलकर के बड़े बन गए, तो हमें बड़े ऑर्गेनाइज स्टेट्स यहाँ पे देखने को मिले। धीरे धीरे यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत होती है कि अच्छा इतने बड़े एम्पायर को अगर चलाना है, इतने बड़े अगर साम्राज्य को चलाना है तो हमें क्या क्या नीड्स होगी, राइट। तो धीरे धीरे वो सारा डेवलपमेंट हमें यहाँ से देखने को मिलता है। एंड मगधा पहला हमारा एक ऐसा बड़ा इंडियन किंगडम हमें बनने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी अबाउट मगधा। तो उसको लेकर के यही आता है क्वेश्चंस कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो इतना पावरफुल एम्पायर बन पाया, राइट। या इसके अलावा आपको पूछ लिया, दो तरीके के क्वेश्चंस क्लब कर दिए कि आपको 3 फीचर्स बताने हैं महाजनपद के, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि मगधा इतना पावरफुल महाजनपद कैसे बन पाया, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, आप इजीली लिख सकते हो। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारा 600 BC से पहले क्या क्या चेंजेस आए, पूरा हम टाइमलाइन समझ आए। उसके बाद हमने इंस्क्रिप्शंस की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया पहले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तीसरे टॉपिक के अंदर हमने महाजनपद, और महाजनपद में भी हमने मगध को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आगे चलते हैं मौर्यन एम्पायर, जो भी हम पढ़ के आए थे पहले में पियादसी और जेम्स प्रिंसेप का जो रोल पढ़ के आए थे वो इससे एसोसिएटेड था। एक अर्ली एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मौर्यन एम्पायर का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। ये पूरा जितना ग्रीन आप एरिया देख रहे हो ये है मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य बन गया था। अभी हमने मगध को देखा तो मगध तो स्टिल इतना सा था, तो मौर्यन एम्पायर ने तो पूरा का पूरा अखंड भारत लिया हुआ है, राइट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी आगे मगध के अंदर उस टाइम पे होती थी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। और एक राजा आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर आपका एक इंडियन सीरियल भी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, आई थिंक आप सबने सुना भी होगा कि चाणक्य की मदद से कैसे उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और उसको पूरा भी किया था, राइट। तो ये जो मगधा होता था, इस मगधा को लिया नंदा डायनेस्टी के थ्रू, ठीक है। जीता किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद यहाँ पे आपका ग्रीक किंगडम होता था, अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। अलेक्जेंडर की डेथ होने के बाद ये पूरा एरिया अपने कब्जे में लेकर के आया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान तक पहुंच गए थे लोग, इतनी दूर तक पहुंच चुके थे, राइट। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो सक्सेसर्स आए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार थे आई थिंक, उन्होंने आकर के फिर ये नीचे पूरा साउथ का दक्कन वाला एरिया ऑक्यूपाई करने किया। और उसके बाद आते हैं किंग अशोक, यानी इनके जो पोते थे, राइट। तो यहाँ पे एक रीजन था कलिंग, उड़ीसा के अंदर, वो जीतना बहुत मुश्किल हो रहा था, उन्होंने उसको भी जीता और इस पूरे साम्राज्य को इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, राइट। तो चंद्रगुप्त ने पहले क्या किया, नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया, नदन और सेंट्रल इंडिया को ऑक्यूपाई किया, किसके साथ? अपने जो एडवाइजर थे चाणक्य, कौटिल्य, उनकी मदद से। उनके जो ग्रैंडसन है अशोका, है ना, उनके जो पोते हैं, उससे पहले बिंदुसार ने भी अच्छा खासा काम किया है। और फिर उसके बाद जब अशोका आते हैं तो अशोका आकर के जो सबसे एक ऐसा रीजन था जिसको जीत पाना इतना आसान नहीं था, कलिंग, उसको भी जीता और इस पूरे एरिया को यूनिफाई किया। तो आज तक की हिस्ट्री के अंदर इंडियन डायनेस्टी में इससे बड़ा किंगडम किसी दूसरे राजा ने नहीं बनाया था। ये मुगल एम्पायर से भी बड़ा किंगडम था, ऊपर से नीचे तक अगर आप देखोगे तो पूरा किंगडम ये ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, राइट। तो इंडिया के पहले, अच्छा इसके अलावा अब यहाँ इस फेज के हमें बहुत सारे एविडेंसेस, जब किंग अशोका आते हैं तो बहुत सारे एविडेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये बहुत काम करते हैं, आर्किटेक्चर बहुत सुंदर बनवाते हैं, बहुत सारी चीजें बनवाते हैं जो आज तक एग्जिस्ट करती है, राइट। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने रॉक्स के अंदर, पिलर्स के अंदर बहुत सारी चीजें बनवाई हैं, अपनी खुद की एक इन्होंने एम्बेसडर रखे थे, खुद की कुछ बुक्स लिखवाई हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करते थे, यानी ही वॉज द फर्स्ट लीडर, फर्स्ट रूलर जिनका हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिला है, जो उन्होंने खुद भी लिखवाया था। बहुत सारे एविडेंसेस हमें यहां से देखने को मिले हैं, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कहां से हम इसको पढ़ सकते हैं, तो हमें बहुत सारा आर्ट और स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल अभी तक बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम आगे स्लाइड्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं इस फेज के बारे में कि वो कब बने, कैसे बने, क्या बनवाने को लेकर के था। क्योंकि किंग अशोका ने ये जो कलिंग का वॉर था इससे 2-3 साल पहले बुद्धिज्म को अपना लिया था, है ना। एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बुद्धिस्ट वाले बनवाए थे, सांची स्तूपा पढ़ाया था, जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, है ना, जो चंद्रगुप्त की ही कोर्ट में रहते थे, उन्होंने प्रॉपरली बुक्स लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स लिखे हैं इनके बारे में। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो थे
चाणक्य ने खुद ही लिखी थी एक किताब, है ना। तो उसमें हमने पूरा मौर्यन एम्पायर के उसके बारे में पढ़ा है कि उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, ट्रेड वो कैसे कर रहे होते थे, टैक्स रूल्स उनके कैसे हो रहे होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट, जैन, पुराने के सांस्कृतिक हमें बहुत सारे लिटरेचर मिले जिसमें मौर्यन एम्पायर का बहुत ज्यादा डिस्कशन है। अशोका के खुद के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है, खुद उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीजें बनवाई है। साथ के साथ क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था तो इनके कुछ धामा होते थे, ये चाहते थे कि, ये कहते थे कि बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। हमें जो सर्वेंट्स अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत काइंडफुल होना चाहिए, हमें सब धर्मों के लिए लेकर के टॉलरेट होना चाहिए, राइट। ये बहुत ज्यादा जेनरस थे टुवर्ड्स ब्राह्मणर्स या फिर रिनाउंसर्स, जो भी योगी जोगी होते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसके साथ साथ ये जो इनके मैसेजेस थे, धामा बेसिकली मैसेजेस थे जो वो अपनी जनता को देते थे, राइट। और तो इन्होंने काफी सारे धामा महातास को भी अपॉइंट किया था इन सारे मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, राजा ने खुद बहुत सारे टेक्स्ट लिखवाए हैं, है ना, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके अंदर हमें इनके रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं कि अच्छा ये इस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था, राइट। तो फिजिकली हमारे पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट और डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इससे पहले जो हम पहला चैप्टर पढ़ के आए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था कि कैसे क्या हुआ। वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ गेस की जा रही हैं, या जो भी हमारे पास मौजूदा समय पे जो ढांचा अवेलेबल था जो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था उसी के बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन ली जा रही थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि उसकी स्क्रिप्ट को तो हम डिसिफर ही नहीं कर पाए थे। यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और इसीलिए हम इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, राइट। अब जो मौर्यन एम्पायर है वो स्टैंड आउट करता है नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। इतना बड़ा एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें इस टाइम के अंदर पता चलता है कि अच्छा एक राजा जो था, मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, एक बार इमेजिन करके देखो एक राजा इतने बड़े एम्पायर को कैसे चला रहा होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ डिवीजन तो यहाँ पे हुआ होगा कि सेंट्रल सिस्टम यहाँ पे चलता था, है ना। तो वो हमें देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ की बहुत अच्छी थी, आर्मी यहाँ की बहुत अच्छी थी, हमने देखा कि कलिंग वाला वॉर ये जीते हैं, ग्रीक के पास से इतना सारा एरिया ले आए हैं, राइट। तो बहुत ही ज्यादा इसकी जो लेगेसी रही है, राइट, गवर्नेंस की, कि इतने बड़े साम्राज्य को इतने सालों तक चलाया, और ना सिर्फ चलाया, आने वाले साल में इसको हर साल दर साल एक्सपैंड करते रहे। और जो सोशल एथिक्स यहाँ के जो राजा लोग थे, राइट, उनके जो एथिक्स, जैसे अशोका ने बहुत काम किया इस धामा को, अच्छी जो शिक्षाएं थी, मॉरल वैल्यूज जो थी उसको स्प्रेड करने में बहुत काम किया इन्होंने, राइट। तो इसीलिए जो एम्पायर है ये स्टैंड आउट करता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन ऑफ द एम्पायर्स हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है, राइट। अब ये जो लॉयन कैपिटल है अशोका की, ये किंग अशोका ने बनवाया था इसको, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, राइट, कि ये जो 4 शेर हैं, ये 4 शेर डिपिक्ट करते हैं सॉर्जिनिटी को, कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेंथ को, राइट। सिमिलरली अगर हम नीचे देखते हैं तो ये जो कंसोल बना हुआ है इस पे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बाद यहाँ पे हमारा अशोक चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर भी है, राइट। तो ये सारी चीजें वहां से अडॉप्ट की गई है, ठीक है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात कर ली कि इसका एरिया कैसा था, इसके बारे में हमें कहां से पता चला कि क्या क्या इन्होंने किया है। एडमिनिस्ट्रेशन अगेन जो एम्पायर था वो सेंट्रल, एक राजा या एक जो उसका किंगडम था वही चला रहा होता था। इसके अलावा इतने बड़े राज्य को इन्होंने कुछ प्रोविंसेस में, डिविजन्स में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ था, सो दैट रीजनल जो गवर्नेंस है वो भी एफिशिएंटली चल पाए, ठीक है। इन्होंने 5 मेजर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स बना करके रखे थे। पाटलिपुत्र जो इसकी कैपिटल थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली या फिर सुवनाग्री, ठीक है। ये एरियाज ट्रेड के टर्म्स में बहुत अच्छे थे, प्राइम लोकेशंस थी, यहां से ट्रेड बहुत अच्छे से चल पाता था और इन्हीं एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा रिसोर्स होते थे, राइट। तो इन 5 पॉलिटिकल सेंटर्स के थ्रू पूरे एरिया को, ये पूरे किंगडम को रन किया जाता था। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो कैपिटल या प्रोविंशियल टाउन्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमें देखने को मिला है। ऑल्दो यूनिफॉर्म गवर्नेंस नहीं होती थी, हर एरिया के अंदर कुछ ना कुछ रीजनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्टिल इतने सालों तक इतने बड़े किंगडम को जोड़ के रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट। अब जो कम्युनिकेशन होता था वो लैंड और रिवर दोनों के थ्रू ही हो रहा होता था, ठीक है। इसके अलावा जो मेगास्थनीज हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक एम्बेसडर आए थे, उन्होंने बहुत सारा अकाउंट यहाँ पे लिख के दिया था, बहुत सारा डेटा उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने बताया था कि मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे आपने पूरे एरिया को डिविजन्स में और प्रोविंस में डिवाइड कर दिया है, जहां पे उनकी अलग अलग छोटी छोटी सरकारें चल रही हैं, राइट। मिलिट्री की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 6 कमिटीज बनाई हुई थी। पहली थी नेवी को, जो क्योंकि रिवर था, है ना, तो इन्होंने अगर एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जाना है, वॉर वगैरह हुआ है, तो नेवी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई थी। ट्रांसपोर्ट और प्रोविजनिंग का सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत सारी बुलक कार्ट्स थी कि अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाना है, फूड सप्लाईज करनी है, एनिमल फॉडर चाहिए, राइट। तो इसके लिए प्रॉपरली स्टाफ मेंबर्स को भी रिक्रूट करके रखा था आर्मी के अंदर इन छोटे छोटे कामों के लिए। फुट सोल्जर्स थे जो एक एरिया से दूसरे एरिया तक
पैदल जा रहे होते थे, हॉर्सेस थे, बहुत सारे चैरियोट्स यानी सारथी थे अब उन हॉर्सेस को या एलिफेंट्स को चलाने के लिए। इसके अलावा एलिफेंट्स इन्होंने बहुत सारे रखे हुए थे, राइट। तो जो प्रोविजंस थे और जो प्रोटेक्शंस थे कि इन केस कोई भी अगर सिचुएशन आती है, कोई भी अर्जेंसी आती है, बहुत सारे वॉर्स इन्होंने लड़े हैं, तो उसके अंदर आर्मी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मूव कर रही होती थी और इनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑपरेशन भी साथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा होता था, राइट। तो मौर्यन एम्पायर की भी अगर हम बात करते हैं, जस्ट लाइक मगध एम्पायर, यहाँ पे अच्छे राजा आए हैं, साथ के साथ बहुत सारे अच्छे स्किल्ड मिनिस्टर्स आए हैं, जिस वजह से ये जो साम्राज्य था ये इतना बड़ा बन पाया और इतने सालों तक चला, ठीक है। तो ये था हमारा मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब ये एम्पायर इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑलरेडी पढ़ने से हमें समझ में आ गया है कि एक मेजर माइलस्टोन था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, कि इतनी बड़ी पॉलिटिकली यूनाइटेड यूनिट फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कि आप ईरान, इराक, बलूचिस्तान इन सब एरियाज तक पहुंच गए हो। नीचे साउथ के अंदर सिर्फ थोड़ा सा एरिया था जो आप नहीं रीच आउट कर पाए थे, अदरवाइज आपने दक्कन प्लेट्यू तक का पूरा रीजन ऑक्यूपाई कर लिया था। साथ के साथ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हमें बहुत सुंदर सुंदर स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिले, कि जो उस टाइम पे ये है, ये स्टोन को कट करके केव्स बनाई गई थी, मैं इसका नाम भूल गई हूं। स्टोन, जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनको कट करके केव्स बनाई गई थी, यानी कितने स्किल्ड आपके पास आर्टिसंस थे जिन्होंने ये काम किया था, राइट। बहुत ही इंप्रेसिव आर्ट और आर्किटेक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सिर्फ लड़ाई के ऊपर काम नहीं हो रहा था, बहुत सारे अच्छी चीजें बनाने पे भी यहाँ पे काम हो रहा था। एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके अंदर ट्रेड और एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर फ्लरिश कर रहा होता था, रिसोर्सेज का एडिक्वेट अमाउंट के अंदर यूज होता था। ये लगभग 150 सालों तक चला है। इट इज नोन फॉर इट्स पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चर एंड गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जिस तरीके से वो धामा को प्रमोट करते थे, अच्छी जो गाइडेंस थी या जो मॉरल वैल्यूज थी, वो एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड हमें देखने को मिला है पावर का और एक एथिकल रूल का, राइट, जिसने आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर किया है, ठीक है। तो ये हमें कुछ, जैसे ये सांची स्तूप इन्होंने बनवाया था बुद्धिज्म को एसोसिएट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने, जो हम द कैपिटल ऑफ लॉयनम पढ़ के आए हैं, वो इन्होंने बहुत बड़ा एक स्टैचू या फिर ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनवा करके रखा था। और स्ट्रक्चर के अंदर जिस बारीकी से स्ट्रक्चर बनाया गया था वो हमारी क्राफ्टमैनशिप को भी शो करता है कि उस टाइम के लोग इतने एडवांस थे टेक्नोलॉजी के अंदर, कि इतना स्ट्रक्चर वो बना रहे थे। उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी मशीन थोड़ी ना होती थी, तब भी इन्होंने पहाड़ों को काट करके सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, सुंदर सुंदर केव्स बनाई, राइट। सो ये हमारी जो एडवांसमेंट थी उस स्पैन ऑफ टाइम में, उन सबको दर्शाता है, तो इसीलिए एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद मुगल इन्वेजन हुआ, फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनी बनी, उस वजह से बहुत सारी चीजें हमारे लिए डिग्रेड हुई, अदरवाइज इंडिया वाकई में ही एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, ठीक है। तो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं यहाँ से कि आपको मेन फीचर्स बताने हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के, कि सेंट्रलाइज सिस्टम था, कैसे उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, राइट। रीजनल डाइवर्सिटी भी वहां पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन स्टिल बहुत पैरेलली एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अच्छे से काम करता था। इसके साथ साथ आपको धामा के प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन करना है, जो 4-5 प्रिंसिपल्स है, आप उनको इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि जो सोर्सेज हमारे पास हैं, जो हम पूरा एक स्लाइड डिटेल में पढ़ के आए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आया, तो वहां से भी क्वेश्चन आ रहा होता है। तो दोनों ही मगध और मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया क्योंकि यार यहाँ से सीधा 8 नंबर में क्वेश्चन आ रहा होता है, राइट। अब आगे आने वाले टॉपिक्स मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं और बहुत छोटे टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। अब हमने एक किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा मौर्यन एम्पायर में, मगधा में या बाकी महाजनपदास के अंदर। अब हम साउथ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो साउथ में हमें बहुत सारे चीफडम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, किंगडम की अगर हम बात करें तो नीचे हमारे पास चोला चेरा पांड्यास था साउथ के अंदर, इधर हमारे पास दक्कन का एक किंगडम काफी टाइम तक रहा है, और तमिलक्कम ये भी यहीं पे एग्जिस्ट करता था, पूरा जो तमिल वाला एरिया था उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे चीफडम बेसिकली एक पॉलिटिकल यूनिट होती है जिसको एक चीफ हेड करता है, राइट। और लोगों का चीफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि चीफ के पास कुछ ना कुछ सुपरा नेचुरल पावर है जिससे उसके पास राइट टू रूल है, राइट। वही किंग वाला सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे चीफ उसको बोल दिया गया है, राइट। अब हमें तमिल जो संगम टेक्स्ट मिला है उसके अंदर काफी सारी, यहाँ इस सदर्न एरिया के बारे में हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिला है कि इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स थी, ठीक है। और उस पोएम्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे जो चीफ्स होते थे वो पूरे एरिया को कंट्रोल करके रखते थे और वही जो रिसोर्सेज है, लैंड है या जो भी रिसोर्सेज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग द पीपल। यानी यहाँ पे मोनार्की लाइक ही सिस्टम है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, चीफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे यूजुअली उतनी बड़ी आर्मी नहीं होती थी, तो हम इसको पूरा एम्पायर नहीं कह सकते, या फिर कोई फॉर्मल ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी नहीं होती थी। चीफ्स या चीफ की फैमिली ही उस सारे स्ट्रक्चर को चला रही होती थी, ठीक है। अब यही, बट ये जो किंगडम्स रहे हैं, ये इनका फाउंडेशन रहा है, जो हमारा सदर्न जो पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री है, इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती आई है। काफी सदियों तक इन लोगों ने यहाँ पे राज्य किया है, ठीक है।
तो एक बेसिक सी टाइमलाइन है कि 321 बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, यानी मौर्यन एम्पायर आ जाता है, ठीक है, वो नंदा डायनेस्टी को डिफीट कर देते हैं। फिर 272 से लेकर के 268 बीसी तक हमारा किंग अशोका का रेन रहता है। फिर 185 के आसपास एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर हो जाता है। पैरेलली अगर हम साउथ में देखते हैं तो 200 से 100 बीसी तक चोला, चेरा, पांड्याज आते हैं, डेक्कन के अंदर सातवाहनाज आते हैं, राइट। फिर 100 से 200 बीसी तक शाका एक सेंट्रल एशिया के अंदर एक रूल आते हैं, राइट। फिर यहाँ पे रोमन ट्रेड के बारे में मैं काफी कुछ आगे स्लाइड्स में हमें पढ़ने को मिलेगा। और 320 सी के अंदर गुप्ता रूल यहाँ पे इमरजेंस पे आने लगता है। याद रखो मौर्यन एम्पायर बीसीई में था, बिफोर क्रिस्ट एरा में था। गुप्ता रूल हमारा 320 सीई में है, आफ्टर क्रिस्ट एरा के अंदर है, ठीक है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, बट ऑल्दो हमें ज्यादा डिटेल में जाना है नहीं। तो हमने देख लिया कि नॉर्थ के अंदर हमारे पास महाजनपदास बहुत सारे हैं, फिर उसके बाद महाजनपदास के बाद भी मौर्यन एम्पायर आ गया। ऑन द अदर हैंड साउथ के अंदर हमारे पास कुछ चीफडम्स है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइन किंग्स। अब हमने पढ़ा कि चीफ बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रख रहा है ना, कि वही पूरे के वो बोलता है कि मेरे पास एक सुपरा नेचुरल पावर है, कि मेरे पास राइट है रूल करने का, आप सबके ऊपर राज करने का, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां से हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं कि लोग अपने आप को, या जो राजा लोग हैं या जो चीफ लोग हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को डिवाइन घोषित करने लग जाता है कि हमारे पास तो कुछ सुपरा नेचुरल पावर्स है, अपने आप को भगवान से कंपेयर करने लग जाते हैं, राइट। तो ये जो डिवाइन किंगशिप था, ये एक बहुत ही कॉमन तरीका अपनाया एंशिएंट रूलर्स ने अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि लोग उनके तरफ और लॉयल हो पाए, उनसे थोड़ा डरे भी, है ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ इंक्लाइन करने की कोशिश की। इसके अंदर हमें दो बहुत ही मेजर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एक थे कुशानाज किंगडम और गुप्ता किंगडम के जो राजा थे। जैसे कुशाना रूलर्स की अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने 1st से 3rd सेंचुरी सीई तक रूल किया है, राइट, वो अपने आप को बहुत ही हाई स्टेटस के बंदे मानते थे। वो अपने आप को देवपुत्र बोलते थे, यानी सन ऑफ गॉड बोलते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे कॉइन्स बनने लगे, कॉइन्स में खुद की वो स्कल्पचर्स या खुद की इमेजेस इंसर्ट कराना स्टार्ट कर दिया। मंदिरों के अंदर, श्राइन्स के अंदर खुद के इतने बड़े बड़े स्टैचूज बनवाने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो धीरे धीरे ये कल्ट की तरह इस चीज का बेनिफिट उठाने लगे थे। सिमिलरली अगर हम गुप्ता रूलर्स की बात करते हैं, तो उन्होंने भी जो उनके कॉइन्स थे, उनके अंदर अपनी रॉयल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी और भगवान की साथ में डिपिक्शंस या इमेजेस इंसर्ट कराना स्टार्ट की, राइट। तो दो किंग्स के हमें एग्जांपल्स यहां से देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ रहा होता है कि कैसे कुशाना रूलर्स ने एग्जाम्पलीफाई किया अपने आप को हाई स्टेटस देकर के। 2 नंबर में ही आया था, तो आप लिख सकते हो कि जो कॉइन्स थे उनके अंदर खुद की फोटोज वगैरह बनवाने लग गए थे, खुद को देवपुत्र बोलने लग गए थे, सन ऑफ गॉड बोलने लग गए थे, खुद के बड़े बड़े स्टैचूज इन्होंने स्टैब्लिश करा दिए थे, राइट। तो समहाउ दे ट्राइड लिंकिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स, ठीक है, अपनी लेजिटिमेसी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा करने लगे थे, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अ चेंजिंग कंट्री साइड, यानी अब रूरल एरिया को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि अच्छा किंगडम वाइज ही हो रहा है, अब थोड़ा सा रूरल वर्सेस अर्बन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमी ही पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, राइट, ठीक है। तो पॉपुलरली जो परसेप्शन था किंग का अगर हम देखते हैं, तो लोगों का किंग का और उनके सब्जेक्ट्स का कुछ खास रिलेशनशिप होता नहीं था। कुछ हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखने को मिली है जिसमें हमें समझ में आता है कि उन लोगों के आपस में कुछ खास बन नहीं रही होती थी, क्योंकि किंग्स जो होते थे वो लोगों को बहुत ज्यादा ऑपरेस कर रहे होते थे, राइट। एक तो आए दिन चोरी चकारी हो रही होती थी, तो राजा इनका कुछ ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाता था, बहुत हैवी इनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते थे, राइट। काफी बार विलेजेस को छोड़ के फॉरेस्ट में जाकर के भी सेटल डाउन होने लग गए थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं है, लोग किंग से नाखुश है, किसी राज्य में खुश होते थे, किसी में नाखुश होते थे, ठीक है। अब क्योंकि रूरल एरिया है तो एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी को पढ़ लेते हैं। तो अब धीरे धीरे इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन को स्टार्ट किया, राइट, कि जिससे पैडी की यानी राइस की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग गई। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब, क्योंकि काफी सारे एरियाज ऐसे होते थे जहां पे ज्यादा पानी नहीं होता था, तो वो पहले पैडी को छोटे उस तक उगाते थे किसी ऐसे एरिया में या जहां पे उनके पास पानी की सप्लाई हो, फिर उन पेड़ को कट करके मेन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाकर के लगा दिया जाता था। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे अपना रहे थे कि सैपलिंग्स को, छोटे छोटे जो पेड़ जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनको वाटर लॉक्ड फील्ड्स के अंदर इन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर ये थोड़े से एडवांस प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अब क्योंकि आयरन यहाँ पे डिस्कवर हो चुका था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेटर वैदिक फेज के अंदर ही हो चुका था, तो आयरन टिप प्लग आने लग गई, तो अब जो खेती थी वो और भी ज्यादा आसान हो गई, ठीक है, कि उस प्लग से जल्दी काम हो जाता था। सिमिलरली बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स भी हमें यहाँ पे बनाने लग गए। राजा को समझ में आया कि अच्छा एग्रीकल्चर से ही हमारा पूरा रेवेन्यू आता है, टैक्सेशन आता है, तो उन्होंने कुछ लेक्स भी बनवाने की कोशिश की, जैसे सुदर्शना लेक बनवाई थी गुजरात के अंदर, राइट। इसके अलावा इरिगेशन को लेकर के कुछ वेल्स, टैंक्स या कैनाल्स भी काफी कॉमन होने लग गए थे किंगडम वाइज, ठीक है।
रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, हमने समझ लिया कि एग्रीकल्चर कैसा है, किंग के साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। अब अगर हम इनका सोशल स्ट्राटा देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लार्ज लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है, कुछ स्मॉल पीजेंट्स हैं, या फिर कुछ लैंडलेस फार्मर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो गहापति यानी घर का जो सरदाना होता था उसको गहापति बोला जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड हाउस होल्ड हेड। वही सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करता था, वुमेन्स के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर, स्लेव्स, लैंड वर्कर्स, सबके ऊपर उसी का राइट होता था। यानी यहाँ पे क्या है, पेट्रियार्की हमें देखने को मिल रही है कि मेल डोमिनेंस है। ठीक है, तो तमिल संगम के भी जो हमें टेक्स्ट मिले हैं, अगेन वही आ जाता है कि वहां पे हमें कुछ कुछ डिफरेंशिएशन देखने को मिला है कि लैंड ओनर्स को बिलार कहा जाता था, प्लगमैन को उजावर कहा जाता था, स्लेव्स को अधिमाई कहा जाता था। राइट, तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होने स्टार्ट हो गए थे। पहले लैंड के बेसिस पे हो रहे थे कि जिसके पास ज्यादा लैंड है वो थोड़ा अमीर या लार्ज लैंड ओनर हो गया, जिसके पास नहीं वो लैंडलेस फार्मर हो गया। ठीक है, तो अब यहीं से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आता है लैंड ग्रांट्स का, जिसको कहा जाता है अग्रहारा। ठीक है, कि अब जो नए एलाइट्स थे यानी जो बड़े लोग थे, राजा लोग थे, वो ब्राह्मण्स को या बाकी लोगों को कुछ लैंड दान में दे देते थे। लैंड ग्रांट का ये मतलब होता है। और इसके रिकॉर्ड्स, इसके एविडेंसेस हमें कहां से, इसके बारे में कहां से पता चला, काफी सारे स्टोन्स के ऊपर लिखे हुए हैं, कॉपर प्लेट्स हमें यहाँ से मिले जिसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है संस्कृत, तमिल और तेलुगु के अंदर, या कुछ हमें जैसे तमिल समागम जैसे टेक्स्ट मिले हैं, संगम जैसे टेक्स्ट मिले, उनमें भी इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। राइट, अब ये जो ग्रांट्स होते थे, अगर आपने किसी को लैंड दे दिया उसका मतलब क्या है कि इस लैंड के ऊपर जो भी प्रोडक्शन होगी वो आपकी है, आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी सर्विसेज इनको मिल जाती थी, जैसे इसमें हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक रानी हुई थी प्रभावती गुप्ता, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कुछ कुछ इंस्टेंसेस हमें ऐसे देखने के भी मिले हैं कि जहां पे फीमेल्स रानियां बनी है, जिसमें से वन सच एग्जाम्पल वो प्रभावती गुप्ता। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी। ठीक है, अगेन मौर्यन एम्पायर की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन्होंने बेसिकली जो विलेज थे, एक विलेज था दनगुना, उसके ब्राह्मण टीचर को या वहां पे काफी सारे लोगों को कुछ लैंड ग्रांट कर दी थी, और उसका एविडेंस हमें कॉपर प्लेट मिली है जिसपे पूरी ये स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब ग्रांट मिलने का मतलब ये हो गया कि एक तो उन्हें टैक्सेस नहीं पे करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी सोल्जर या पुलिसमैन उनकी लैंड के ऊपर एंटर नहीं कर सकता है। राइट, उसके अलावा उनसे कोई भी फोर्स लेबर नहीं करा सकता है ना। रिसोर्स कंट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। साथ के साथ उनका कुछ कुछ उसके अंदर, अगर उस लैंड के अंदर कुछ भी है, डिपॉजिट है, लेट्स सपोज उस लैंड के नीचे विद अगर कुछ भी निकलता है तो वो उनका ही राइट बन जाता था। तो लैंड ग्रांट से उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला था। तो अब ऐसे लैंड ग्रांट्स बहुत ज्यादा होने लग गए थे। जो कुछ अमीर लोग थे, मे बी राजा ना हो लेकिन अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी लैंड ग्रांट देने लग गए। राजा लोग देते ही थे। राइट, तो हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे रूरल एरियाज के अंदर कुछ कुछ लोगों के पास पावर बढ़ने लगती है, उनका सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि उन्हें लैंड ग्रांट में मिल गई है। अब ना उन्हें टैक्स देना है, साथ के साथ लैंड उनको मिल गई है, प्रोडक्शन उनकी बढ़ गई है। तो कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा उनका जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है वो इंक्रीज होने लग जाता है। राइट, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स। अब इसको लेकर के काफी सारे डिबेट्स थे। ये ऐसा लगता था कि कुछ लोग बोलते थे कि ये तो रॉयल पावर वीक हो रही है कि आप अपनी अगर लैंड को ऐसे दान करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है। वहीं दूसरे लोग बोलते थे कि एक नया तरीका है एग्रीकल्चर को नए एरियाज के अंदर एक्सपैंड करने का। राइट, कि आपने किसी को दे दी तो उसने वहां पे कर लिया। तो अब यही हो रहा था कि अब लैंड ग्रांट जब धीरे धीरे होने लगे, है ना, तो जो रेवेन्यू का कंट्रोल भी था वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, और हमें एक सेमी अनॉटोमस रूरल एलाइट यहाँ पे देखने को मिला कि धीरे धीरे यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से ही लोगों को, अब जैसे जिसको आपने लैंड ग्रांट दी, ठीक है, उसको ये भी बोल दिया कि आपका जो एरिया है उस एरिया के अंदर टैक्स कलेक्शन अब आप करोगे। तो यानी यहाँ पे एक मिडिल मैन भी आने लग गया था। तो एक नई एलीट क्लास हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलती है, जिसको पहले तो लैंड मिल गई है, उसके बाद उसे पावर मिल गई कि अब आप इस एरिया का टैक्स कलेक्शन आप करके दोगे। राइट, तो ये कुछ हमें यहां से देखने को मिलता है। तो क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, लेकिन पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने चेंजिंग कंट्री साइड में ये पढ़ा कि किंग के और उनके जो सब्जेक्ट है उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। एग्रीकल्चर टर्म्स के ऊपर काफी सारे एडवांसमेंट हमें यहाँ पे देखने मिली थी। पैडी क्रॉप्स को ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, आयरन टिप प्लग को यूज किया जा रहा था, आर्टिफिशियल लेक्स या फिर इरिगेशन के लिए वेल्स कैनाल्स को बनाया जा रहा था। ठीक है, रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, सोशल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे लैंड ग्रांट के कॉन्सेप्ट से एक नई अर्बन एलीट क्लास यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। राइट, तो यही हो गया कि आपको इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन अगर बतानी है पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा लैंड ग्रांट का जो सिस्टम था उसको बताना है और उसके सिग्निफिकेंस को भी एक्सप्लेन करना है कि दोनों तीनों तरीके के व्यूज थे। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक और टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं टाउन्स एंड ट्रेड की तरफ। रूरल हमने पढ़ लिया, अब अर्बन एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब काफी सारी जो टाउन्स थी, जैसे पाटलिपुत्री हो गई, उज्जैनी हो गई, पुहार हो गई, मथुरा हो गई, ये रिवर बैंक्स के पास लोकेटेड थी। राइट, तो अब यहाँ पे आपको, क्योंकि रिवर बैंक्स के पास लोकेटेड थी,
तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन करते हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो वॉशर बन गए, धोबी बन गए, कुछ वीवर बन गए, कुछ स्क्राइब्स बन गए, क्योंकि अब आप एक अर्बन एरिया में तो लोगों के पास थोड़ा पैसा भी है, पैसा नहीं है तो मे बी वो आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट वो ट्रेड करने के लिए आपके पास अप है कि उन्होंने अपना कुछ गुड दिया, बदले में आपसे कोई सर्विस ले ली। यानी यहाँ पे अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट में आने लगता है कि कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग वीविंग कर रहे हैं, कुछ लोग पोइट्री कर रहे हैं, क्योंकि पोइट्री की डिमांड हर जगह होती थी, लोगों को घरों में चाहिए पोइट्री के मटीरियल। कारपेंटर्स बन गए हैं कुछ लोग गोल्ड स्मिथ बन गए, कुछ लोग ब्लैक स्मिथ बन गए हैं, है ना, कुछ टीचर्स बन गए, कुछ मर्चेंट्स बन गए, कुछ किंग्स बन गए। तो अर्बन एरियाज के अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोग ऐसे एग्जिस्टेंस में आते हुए देखते हैं जो अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज में सिर्फ एग्रीकल्चर वाज द ओनली ऑप्शन, राइट। यहाँ पे अब हमें नए ऑक्यूपेशंस देखने को मिलते हैं और इसके काफी सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्योंकि ये लोग, अब ट्रेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल गया है, तो ट्रेड के रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए। तो ऐसे आर्टिसंस या ट्रेडर्स ने मिलकर के जो सेम टाइप के ऑक्यूपेशन में थे अपनी गिल्ड्स बना ली। गिल्ड्स का मतलब होता है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, जो अब प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करती है और उन गुड्स को मार्केट करने का भी काम कर रही होती है, राइट। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। तो गिल्ड्स और श्रीन्स बेसिकली एसोसिएशन होती है क्राफ्ट्समैन की या मर्चेंट्स की, जिनके पास पावर होती है, जो फिर उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्बन सेंटर के बारे में। अब ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो क्या ट्रेड विद इन द सिटीज हो रहा था या विद इन द कॉन्टिनेंट ही हो रहा था? नहीं, ट्रेड इंडिया के बाहर भी होता था, ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका या वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के अंदर भी होता था। बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, है ना, वो इन ट्रेड को प्रैक्टिस कर रहे होते थे, या ये जो गिल्ड्स हैं या श्रिन्स हैं, ये इन ट्रेड्स को रेगुलेट कराने में हेल्प कर रही होती थी। फॉर एग्जाम्पल जो मर्चेंट्स थे, जो हमें तमिल टेक्स्ट हमें देखने को मिले हैं, उसके अंदर मर्चेंट्स को मस्तुआन कहा जाता था, प्रकृत में सेठीज कहा जाता था, राइट। तो हमें एविडेंसेस इन सब के देखने को मिले हैं। तो इंडिया दूसरे देशों के साथ क्या ट्रेड करती थी? उनको स्पीसीज देती थी, सॉरी स्पाइसेस देती थी, पर्ल्स देती थी, आइवरी देती थी, स्किल देती थी और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे देती थी, ठीक है। तो रूरल एरिया के अंदर एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ना, कि लैंड ग्रांट्स हो रहे हैं, वहां पे लैंड को लेकर के या एग्रीकल्चर के अराउंड काफी सारा काम हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड टाउन्स के अंदर और अर्बन एरियाज के अंदर नई क्लासेस आने लग गई है अब, क्योंकि उसके अंदर भी आपके पास एक पावर आपको बनती हुई दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो पावर होल्ड कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, जो रेगुलेट कर रहे हैं मार्केट को, प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, और ट्रेड सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी हो रहा है, ठीक है। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉइन्स एंड किंग्स। तो कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आने लगा था, राइट। तो पंच मार्क सिल्वर और कॉपर कॉइन्स ऑलरेडी हमारी 6th सेंचुरी बीसी में ही होने लग गए थे, जिनके बदले में अब ट्रेड होने लगा था, यानी एक मैकेनिज्म आ गया था, मनी का कॉन्सेप्ट आ गया था, राइट। कॉइन्स जो थे वो कौन इशू करते थे? जरूरी नहीं थे सिर्फ राजा ही इशू करते थे, मर्चेंट्स, बैंकर्स या टाउन के लोग भी इशू करने लग गए थे, ठीक है। जो इंडो ग्रीक थे, उन्होंने इंडो ग्रीक जो किंग थे, उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि कॉइन्स को रूलर के नाम और इमेजेस के साथ पंच करना स्टार्ट किया था। उसके बाद बाकी रूलर्स ने भी सेम चीज फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड कुशानास वर द फर्स्ट वन जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया था 1st सेंचुरी सीई के अंदर। उसके बाद गुप्ताज ने भी गोल्ड कॉइन को इशू करना स्टार्ट कर दिया था। अब ट्रेड हो रहा था, इसका एक और एविडेंस हमें कैसे मिलता है कि जो सदर्न इंडिया है उसके अंदर हमें बहुत सारे रोमन कॉइन्स मिलते हैं, बहुत सारे। जब इंस्क्रिप्शंस या उन सब चीजों को खंगाला जाता है तो बहुत सारे रोमन कॉइन्स भी मिलते हैं, तो उससे समझ में आता है कि अच्छा, इंडिया का रोम के साथ भी ट्रेड हो रहा था, इसीलिए वो कॉइन्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्राइबल जो रिपब्लिक्स थी, जैसे यदुयास थे पंजाब और हरियाणा के, उन्होंने भी कॉपर कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया था। तो कॉइन्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि कॉइन्स जो थे वो ऑलरेडी 6th सेंचुरी बीसी से आ गए थे, सिल्वर के और कॉपर के। गोल्ड का जो कॉइन था वो 1st सेंचुरी सीई के अंदर आया था, और वो किसने पंच किया था या किसने इशू किया था? कुशाना रूलर्स ने। और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ गया था कि जो कॉइन्स थे उनके ऊपर राजा की इमेजेस भी बन के आने लग गई थी। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता कॉइन के अंदर यहाँ पे एक राजा की इमेज है, राइट। तो ये हमें, और ऑलरेडी हम पढ़ के आ गए कि कैसे वो अपनी डिवाइनशिप, है ना, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, कल्ट को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कॉइन्स को ऑलरेडी यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कॉइन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो ट्रेड के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ठीक है। जो पहले वाले टॉपिक में हम कॉइन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, वो हम पढ़ के आए थे कि कैसे राजा लोग अपनी पावर को और स्ट्रेंथन करने के लिए कॉइन्स के ऊपर अपनी फोटोज बनाने का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसे आता है जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल हो जाता है, तो हमें गोल्डन कॉइन का जो यूज था वो कम देखने को मिलता है। काफी लोग इसी को रीजन बताते हैं कि क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, जिससे कहीं ना कहीं ट्रेड बहुत इफेक्ट हुआ था, एंड ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन को बनाने में ज्यादा एफर्ट या उसकी ज्यादा वैल्यू होती थी, राइट। लेकिन काफी लोग ये भी बोलते हैं
कि मे बी गोल्ड कॉइन का यूज इसलिए कम हो गया हो क्योंकि एक्टिव सर्कुलेशन हो गया था, कि बहुत ज्यादा ट्रेड होने लग गया था और उसको होल्ड करके नहीं रख रहे थे लोग, तो मे बी इसीलिए हमें एविडेंसेस ना मिले हो, लेकिन गोल्ड कॉइन का यूज स्टिल प्रेवलेंट हो। ठीक है, तो दो तरीके के व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट सेंचुरी सी के अंदर कौन से कॉइन्स यूज हुए, उससे पहले कौन से हो रहे थे, सिल्वर या कॉपर के हो रहे थे जो 6 सेंचुरी बीसी यूज हो रहे थे, फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड का कॉइन यूज हुआ। काफी बार एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन को इशू किया था। राइट, तो ये था हमारा टाउन्स एंड ट्रेड, जिसके अंदर पहले हमने पढ़ा कि टाउन में किस किस टाइप के ऑक्यूपेशन के लोग रह रहे हैं, कैसे वहां पे एक पावर स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर हमने कॉइन को डिस्कस किया इन कॉन्टेक्स्ट टू ट्रेड। ठीक है, और उसमें हमने कुछ बेसिक फैक्चुअल डेटा भी पढ़ा कि पहले कौन से कॉइन आए, किसने इशू किया, पहले सिर्फ सिल्वर कॉपर के यूज हो रहे थे, बाद में फिर गोल्ड के यूज होने लगे। फिर जब वेस्टर्न एम्पायर फॉल हो गया तो गोल्ड के कॉइन का यूज भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। राइट, तो यहां आ जाते हैं, आई थिंक ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक है, नहीं ओके सेकेंड लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट है बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिफर, कि ये जो सारा इंफॉर्मेशन हमें मिला है, हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शन क्या है कि किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, थ्रू वेरियस मीन्स, किसी स्टोन के ऊपर कुछ लिखा मिल गया, किसी दीवार के ऊपर कुछ लिखा मिल गया, किसी कॉपर प्लेट के ऊपर कुछ लिखा मिला है, तो उसको डिसिफर कैसे किया जा रहा है। अगेन ये क्वेश्चन आता है जो हमने पहले उससे स्टार्ट किया था कि जॉन प्रिंसेप ने ये काम किया था, बहुत मुश्किलों से किया था। ठीक है, उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज चैप्टर बहुत लेंथी है एंड इट इज वेरी इजी कि हम जब नया कंटेंट पढ़ रहे होंगे, नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो पिछला भूल रहे होंगे। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा कि हमारा जो टेन्योर है इस चैप्टर को पढ़ने का वो ये है, उससे पहले क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन वो हमने पढ़ लिए कि कुछ कॉमन 4-5 चेंजेस आए थे। ठीक है भैया, 4-5 चेंजेस यही थे कि बरियल प्रैक्टिसेस चेंज हो गई थी, स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आने लगा था, ट्रेड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आने लगा था, कॉइन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आने लग गया था, यानी ये जो आगे हमने चैप्टर में पढ़ा। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 16 महाजनपद से। 16 महाजनपद का हमने मैप देखा। महाजनपद के क्या फीचर थे कि एक बड़ा स्टेट होता था, खुद की एक फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, खुद की आर्मी मेंटेन करके रखते थे, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, राइट, तो खुद का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था, ईटीसी ईटीसी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सबसे बड़ा हमारा पावरफुल महाजनपद इमर्ज होकर के आया दैट वाज मगधा। कहां पे था? बिहार, यूपी, झारखंड वाले एरिया के अंदर था। इतना पावरफुल कैसे बना? क्योंकि सबसे अच्छी एग्रीकल्चर वहां पे हो रही है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वहां पे है, आपके पास वहां पे आयरन भी है, तो टूल्स बनाना बहुत इजी हो गया है, कॉपर भी आपके पास वहां पे अवेलेबल है, पास में ही एक जंगल है जहां से आर्मी के लिए आपको क्या मिल गए हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स मिल गए हैं। राजा जो यहाँ पे आए, जो इनके सक्सेसर्स आए वो बहुत अच्छे आए, बहुत ज्यादा स्किल्ड आपके पास मिनिस्टर्स यहाँ पर पे आए हैं। ठीक है, मगध के बाद हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर को, जो अगेन इसके बाद ही मगध का कुछ एरिया उसने सबसे पहले नंदा डायनेस्टी को हटाया। नंदा डायनेस्टी को हटाने के बाद इधर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से उसने अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान को, इराक तक के एरिया को ऑक्यूपाई किया। फिर नीचे आते हैं तो नीचे दक्कन एरिया को ऑक्यूपाई उन्होंने किया। फिर लास्ट में जब किंग अशोक आते हैं, जो एक एरिया बच गया था कलिंग का उड़ीसा के अंदर, वो उसको भी जीत लेते हैं। तो इतना बड़ा एरिया इन टर्म्स ऑफ वो ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम था। एरिया हमने पढ़ लिया कौन कौन सा कैसे कैसे ऑक्यूपाई किया। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन रीजनल एरियाज के अंदर डिवाइडेड था, अलग अलग तरीके से छोटे छोटे लेवल के ऊपर सरकारें भी चल रही थी। आर्मी की बात करें तो बहुत पावरफुल थी, 5 कमिटीज भी बनाई गई थी, जिनको जैसे एक नेवी की बनाई गई थी, एक बनाई गई थी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, एक एलिफेंट्स को मेंटेन करके रखती थी, एक चैरियट्स को मेंटेन करके रखती थी। ठीक है, ऐसी 5 कमिटीज थी, एक का नाम मैं भूल गई हूँ, राइट। आर्मी बना ली। उसके बाद जो यहाँ पे लीडरशिप आई है ना, राजा लोगों ने जिस तरीके से रूल किया वो बहुत ही इंप्रेसिव था। अब यहाँ से हमें एविडेंसेस भी बहुत सारे मिले हैं कि यहाँ से हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है। इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है कि यहाँ का जो आर्ट था और आर्किटेक्चर था वो बहुत सुंदर था। किस तरीके से स्टोन्स को, माउंटेन्स को काट करके केव्स बनाई गई थी, किस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे नेशनल एम्बलम आज तक हमारा वहां से है, राइट। तो बहुत सुंदर आर्ट और आर्किटेक्चर के एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। सिंस आई स्पीक रियली फास्ट, तो मैं बहुत सारे वर्ड्स को गलत मिसप्रोनाउंस कर रही होती हूँ, तो इसका मजाक कोई भी नहीं उड़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक पॉइंट और याद आया था जो मैं भूल गई हूँ जस्ट अभी। पॉइंट ये था कि आर्ट और आर्किटेक्चर, हाँ, धामा के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस पावरफुल, अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग दिस इकोनॉमिकली एनरिचफुल एज अ एम्पायर, ठीक है, यहाँ पे जो मॉरल एथिक्स जो थी उसके ऊपर जो काम किया इनके राजा लोगों ने, दैट इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल, राइट। सो दैट ऑल दीज फैक्टर्स, इन सभी की वजह से जो मौर्यन एम्पायर है वो स्टैंड आउट करता है रादर देन द अदर एम्पायर्स, राइट। ओके, मौर्यन एम्पायर के बाद हम अगले टॉपिक पे आए तो हमने पढ़ा चीफ
चीफ्स, साउथ में चोला पांड्या चेराज के अंदर की चीफ्स का कॉन्सेप्ट होता था, वो सारी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखते थे, पेट्रियार्की थी, ईटीसी ईटीसी, राइट। खुद को ये क्या कहते थे, खुद को बोलते थे कि हमारे पास कोई सुपरा नेचुरल पावर है जिससे हमारे पास ये राइट है कि हम आप लोगों के ऊपर रूल करेंगे, ठीक है। यहीं से हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आया डिवाइन किंग्स, कि राजा लोग खुद को भगवान के साथ एसोसिएट करके दिखाने लग गए, खुद के बड़े बड़े स्टैचूज बनवा दिए मंदिरों के अंदर, कॉइन्स पे भगवान के साथ साथ डीटीज के साथ साथ अपनी इमेजेस बनवाने लग गए, खुद को देवपुत्र बुलाने लग गए, है ना। तो वहां से क्वेश्चन आ रहा होता है डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स के बाद हमने पढ़ा कंट्री साइड, यानी रूरल एरिया के अंदर हमने डिस्कस किया कि राजा का और सब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं होता था। अगेन ये डिपेंड करता था टाइम टू टाइम, एम्पायर टू एम्पायर। कुछ में अच्छे राजा आए तो उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा होता था, राइट। फिर हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर को लेकर के एडवांसमेंट हो रही है, पेडी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, ठीक है, नए टूल्स आ गए हैं, आयरन क्योंकि अब आ गया है एग्जिस्टेंस के अंदर, साथ के साथ इरिगेशन को लेकर के कैनाल्स बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा रही है, वेल्स को खोदा जा रहा है, राइट। तो दैट वाज अबाउट कंट्री साइड। कंट्री साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था लैंड ग्रांट्स का, राइट। उससे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि एक नई क्लास उभर करके आ रही है रूरल एरिया के अंदर जो इकोनॉमिकली और सोशली पावरफुल बनती जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमने टाउन्स एंड ट्रेड को पढ़ा। तो टाउन्स में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के लोग आ गए जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस को अडेप्ट कर रहे हैं। अब उसमें भी जो लोग थोड़े पावरफुल है उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं, वो ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, ठीक है। ट्रेड से ही हमने कॉइन्स के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कॉइन्स कब एग्जिस्टेंस में आए, है ना, कि पहले सिल्वर और कॉपर के कॉइन होते थे, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी सीई के अंदर गोल्ड कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। रोम एम्पायर के बहुत सारे कॉइन्स हमें सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिले, यानी ट्रेड हो रहा था। इसके अलावा हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बहुत सारा रिटर्न डेटा मिला है जिसमें हमें पता चला है कि इंडिया दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ ट्रेड करती थी। क्या क्या उनको स्पीसीज देती थी, सॉरी स्पाइसेस देती थी, स्पीसीज बोल रही होती हूँ, ठीक है, आयवरी दे रही होती थी, वो जो मोती होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स दे रही होती थी। तो इन सब चीजों के साथ उनके साथ ट्रेड कर रही होती थी, राइट। तो ये अभी तक हमने सारा उसका इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब दो टॉपिक्स रहते हैं, बहुत सिंपल है कि कैसे इन इंस्क्रिप्शंस, ये जो डेटा था इसको डेसिफर कैसे किया जाता है, बिकॉज दैट इज अ वेरी हार्ड प्रोसेस, राइट। तो जो हमारी स्क्रिप्ट्स थी, यानी जो पहले जो अगर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज थी उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए, राइट। इस टाइम पे अलग दो लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, ब्रह्मी और खरोस्ती, राइट। तो इसको डेसिफर करने का सिंपल सा तरीका जो यूज किया गया, सिंपल तो नहीं था, हालांकि बहुत डिफिकल्ट था, कि उस टाइम पे जो इंडो ग्रीक जो कॉइन्स थे ना, इंडो ग्रीक कॉइन्स जो हमारे यहाँ पे बने थे, तो उसमें जो नाम होता था वो पहले ग्रीक लैंग्वेज में होता था और फिर उसके नीचे खरोस्ती में होता था, या बहुत सारे ग्रीक टेक्स्ट मिले हैं जिनका हमने खरोस्ती से फिर कंपेयर किया जाता था कि जो ग्रीक में नाम लिखा है, अच्छा ग्रीक में लेट्स सपोज इंग्लिश में ए को ए लिखते हैं, हिंदी में अ लिखते हैं, तो ऐसे उन्होंने कंपेयर करके डेसिफर करने की कोशिश की, राइट। कंपेयर किया ग्रीक लेटर्स को खरोस्ती के लेटर के साथ और धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश की। वो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता जो हमको ए बी सी डी ऐसे करके दे दिया जाता है, फिर नेक्स्ट टर्म हमें खुद गेस करनी होती है, ऐसे दे दिया तो हम खुद गेस करेंगे, राइट। तो उस तरीके से कंपेयर किया गया, किसको, खरोस्ती को डिसिफर करने के लिए। ब्रह्मी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर यूज की गई थी, और आज की जितनी भी हमारी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसी से मिलजुल करके बनी है, इसी से ही इनहेरिट हुई है, राइट। और ये जो पूरा काम था इन पूरी स्क्रिप्ट्स को डिसिफर करने का, वो बहुत सारे एपिग्राफिस्ट और इंडियन पंडित्स ने जेम्स प्रिंसेप के साथ मिलकर के किया, और फाइनली 1838 के अंदर इन्होंने इन स्क्रिप्ट्स को डिसिफर कर लिया था, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। इन इंस्क्रिप्शन से हमें कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी जो उस टाइम के अंदर थी, उसके अंदर बहुत सारे टाइटल्स को यूज किया गया था, जिसमें अशोका को मेंशन नहीं किया गया था, किंग अशोका को, उसमें मेंशन किया जाता था पियादसी को, देवनापिन्या को। फिर बाद में जब और भी बहुत सारे टेक्स्ट हुए, अब सिंपल सी बात है, अब लेट्स सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे किसी ने एक टेक्स्ट लिखा होगा, ये एक एरिया है, यहाँ पे किसी ने टेक्स्ट लिखा होगा, राजा एक ही है ना, कोई किसी को किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी को किसी नाम से बुला रहा है, फिर सदियों तक किसी ने किसमें चेंजेस कर दिए, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर हो रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे ये लोग होते हैं, है ना, जो एपिग्राफिस्ट होते हैं, ये बैठ करके कंपेयर करते हैं, समझते हैं, तब उनको समझ में आ रहा होता है कि अच्छा ये सेम बंदा है, राइट, ये स्टोरीज रिलेट कर रही है आपको। जैसे महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत को लेकर के बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, राइट। सेंट्रल स्टोरी सेम थी, लेकिन उनका बताने का तरीका, उसका जो इंपैक्ट साउथ में पड़ा, वो साउथ वाले लोग अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, नॉर्थ वाले लोग अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, राइट। तो ये एपिग्राफिस्ट जो होते हैं इन सारे रिसोर्सेज को क्लब करते हैं और उससे फिर एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो यही है कि अब कुछ जो स्क्रिप्ट्स है, जैसे जो इंस्क्रिप्शन, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें मिली है जो ब्रह्मी और खरोस्ती लैंग्वेज में थी, उसमें किंग अशोक को किंग अशोक के नाम से नहीं बोला गया था। ऑन द अदर हैंड जो मसाकी और गुजारा एडिक्ट्स हमें मिली है उसमें किंग अशोक को किंग अशोक के नाम से बुलाया गया था, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करता है, कंटेंट को कंपेयर करते हैं कि जो दो पीसेस से हमें कंटेंट मिला है, अगर उनकी स्टोरी लाइन सेम है तो फिर वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा कौन सा कैरेक्टर है जो दोनों के अंदर अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है। उनके स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं, उनके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, जितनी भी उन्हें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, राइट। और फिर उस बेसिस पे ये कंक्लूड कर पा रहे होते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को ये मेंशन डाउन करते हैं, राइट। सो इट इज अ वेरी ह्यूज टास्क। अब इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, जब ये इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो वर्ड्स के मतलब होते हैं उनको इंटरप्रेट करना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एट टाइम्स जो इंस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ज्यादा फेंट हुई होती है, डैमेज हुई होती है, उनके लेटर्स जो होते हैं वो मिसिंग रहते हैं, राइट। तो पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अब काफी सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको अनडेसिफर नहीं किया जा रहा। लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन स्टिल वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, अनपब्लिश्ड रह जाते हैं, फिर बहुत टाइम में गुम हो जाते हैं। जो मिला मिला, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट रहे होंगे जो नहीं मिले होंगे, है ना। अब जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो बहुत ही रेयरली कॉमन पीपल के व्यू पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ज्यादातर राजा के बारे में बात हो रही होगी, उसके किंगडम के बारे में बात हो रही होगी, लेकिन ग्रास लेवल के ऊपर जो लोग थे उनकी डेली लाइफ कैसी होती थी, एग्रीकल्चर कैसी होती थी, उनके ऑर्डिनरी जॉयज और सोरोज कैसे होते थे, उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। एक और लिमिटेशन, अब जिस बंदे ने, अगर मैं किसी चीज को लिखती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, दूसरे बंदे का एक्सपीरियंस अलग होगा, राइट। एट टाइम्स ऐसा भी होता था, जैसे हम जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो चीफ्स होते थे वो उन जो पॉइंट्स ऐसे होते थे जो उनकी प्रेज करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके काम को पब्लिश करा रहे होते थे, राइट। तो काफी लोग कमीशन दे करके भी इंस्क्रिप्शंस में लिखवा रहे होते थे। राजा लोग कभी भी अपनी बायसनेस थोड़ी ना लिखवाएंगे, अपने बारे में अच्छा ही लिखवाएंगे, राइट। तो ये भी लिमिटेशन होती है कि हमें एक्चुअल ग्रासरूट लेवल की रियलिटी नहीं पता चल पाती है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, इन लिमिटेशंस के होने के बावजूद भी इंस्क्रिप्शंस आर द ओनली सोर्स जिससे हम अपने पुराने राजाओं के बारे में, अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में समझ पाते हैं। ऑल्दो वो अकेले कोई भी एक कंप्लीट पिक्चर हमें नहीं दे पाते हैं, हमें दूसरे सोर्सेस को यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग अशोका के बारे में हमें काफी सारे टेक्स्ट मिले, उन्होंने खुद बहुत सारी चीजें लिखवाई, लेकिन उसके साथ जब हमने उनके आर्ट को पढ़ा, उनके स्कल्पचर्स को पढ़ा कि उन्होंने छोटी छोटी डिटेल्स बनवाई है, राइट, तो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ में आता है कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा कुछ सिस्टम या ऐसा कुछ मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था कि लोगों की सोशल लाइफ ऐसी रहती होगी, है ना। क्योंकि उन्होंने सांची स्तूपा बनवाया तो बुद्धिज्म बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्प्रेड किया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट भी किया होगा, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके कनेक्ट करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें, हम सिर्फ इंस्क्रिप्शंस के ऊपर भी रिलाय नहीं कर पाते हैं। तो यही है कि व्हाट डज अशोका इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द मौर्यास। तो जो भी हमने पढ़ा, बहुत सारे बीच बीच में हमें एविडेंसेस पढ़ के आए, जब हमने मौर्यन एम्पायर पे पढ़ा तब भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, राइट। और दूसरा इसी से लिंक कर दिया कि आपको लिमिटेशन भी बतानी है, तो वो भी आप इस टॉपिक से बना करके लिख सकते हो, ठीक है। समरी अभी हमने 5 मिनट पहले ही जस्ट रिवाइज की थी इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, टॉपिक ऐसे फट 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 चेंज हो रहा होता है और टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट भी बहुत डिफरेंट हो रहे होते हैं। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठो। एक बार आपने जब वीडियो देख ली उसके बाद दोबारा भी वीडियो देखो तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पा रहा होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखोगे, आप शॉर्ट नोट माइंड मैप्स बनाते चलो, टक 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 लिखते चलो, तो मे बी आपको बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन एंड में जब आप रिवाइज करोगे तो आप सारे पॉइंट्स को इजीली रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ चीज ना भी समझ में आई हो तो आई विल ट्राई रिवर्टिंग बैक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।